नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी और मैं हूं शकुन रघुवंशी। आज आपका साबका करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें आप सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक सहभागिता करते हुए आमतौर पर देखते होंगे, लेकिन मिलना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी देखें कि ये प्रेरणा आई कैसे है। इस प्रेरणा से आप भी प्रेरित हो सकते हैं। मैं तो प्रेरित होकर आया हूं, तो इनके दरवाजे तक आ गया हूं। बिल्कुल भी टाइम न लेते हुए आपके और उनके बीच में हम स्वागत कर रहे हैं अमर बंसल जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, नमस्कार जी। सब ठीक चल रहा है? एकदम नॉर्मल, बढ़िया। पोल्यूशन की बहुत ज्यादा समस्या है शहर में, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पॉल्यूशन और गंदगी बहुत ज्यादा है। आपको कितना साल हुआ होगा सर यहाँ फरीदाबाद में? मेरे को करीब 45 ईयर्स हो गए फरीदाबाद में। मैं मैट्रिक करने के बाद, पंजाब से मैट्रिक करने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, इंटर यही से किया मैंने सब। अच्छा, आप फरीदाबाद में ही पढ़े हैं? सब जो हायर एजुकेशन फरीदाबाद से आपने यहीं पर लिया। अगर इन 40-45 सालों के जो जर्नी है, अगर उसमें हम पोल्यूशन की ही बात कर लें, कितना अंतर मानते हैं आप? पोल्यूशन लेवल तो कई टाइम्स बढ़ गया होगा। मैं अगर अपनी फैक्ट्री की भी बात करूं, 20 साल पहले हमारी फैक्ट्री के बाहर फ्लाईओवर के नीचे, 15 साल पहले फ्लाईओवर के नीचे हम अपनी गाड़ियां वाड़ियां सब खड़ी कर लेते थे। आज वहां पैर रखने को भी जगह नहीं है, इतनी गंदगी, इतना बेहद। इसमें सर इसका भी कोई योगदान है? मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा ना आदमी का कंसेप्ट बदल रहा है। आदमी ये कह रहा है कि बस मेरा काम बन जाए, बाकी लोग कोई कहीं जाए। नहीं, हम तो इस विचारधारा में नहीं है। हम लोग तो ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहे, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। हम लोगों की जो भी 5-6 फैक्ट्रियां हैं, अगर जीएसटी, इनकम टैक्स बहुत गवर्नमेंट को देते हैं, सब लोग मिलकर देते हैं, लेकिन हमें उस जो हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट को इनकम देते हैं, उसके बदले में हमें फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं मिलती। और हमारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं पब्लिक भी आराम से जिए, हम लोग भी जिए। टैक्स दे रहे हैं सभी तरह के, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो बुरा भी लगता होगा सर? परेशानियां आती है तो बुरा लगता है। अभी हमारे कोई कस्टमर बाहर से आते हैं, देखिए माने तो उनको हम गाड़ी में बिठा के शीशे बंद करके फैक्ट्री लेके आते हैं कि वो बाहर की गंदगी ना देखे, शहर ना देख ले, शहर ना देखे। हमारी फैक्ट्री के आसपास तो इतना बुरा। और ऐसा समय चल रहा है कि लोग दूसरी जगहों पर शहर देखने जाते हैं। शहर देखने जाते हैं लोग, इंदौर जाते हैं। अभी कोटा की एग्जांपल आती है, कोटा वाले हमारी फैक्ट्री आए थे, वो लेकर आप आके तो देखिए। रेड फ्री एरिया, रेड फ्री बोलते हैं ना, जहाँ लाइट नहीं होती, ग्रीन लाइट, रेड लाइट फ्री जोन, रेड लाइट फ्री जोन कोटा के अंदर। देखने लायक शहर है वो। इंदौर वाले आए, इंदौर वाले कह रहे हैं देख के जाओ हमारे। एक्चुअल में फैक्ट्री आते हैं तो बिल्कुल उनको यही बोलते हैं, अभी कल ही गंदगी, कल बारिश होगी, इस वजह से ऐसा हुआ है। यही कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, यही कहना पड़ता है। मैं देख रहा था सर, ये अपने यहाँ से जो हम जैसे बाईपास बोलते थे, वो अब हो गया मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे। मैं उसके भी फ्लाईओवर्स पे देखता हूँ तो ऊपर 4-4 फुट के ना प्लास्टिक की सीट्स लगाई हुई है कि कोई शहर देख ना ले। नहीं, वो जो फ्लाईओवर जहाँ पड़ता है ना, वहाँ है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, ऐसा अच्छा, तो नहीं है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है, जो गडकरी जी ने, जो उनकी देन है, जो मोदी सरकार की देन है, उसका तो मुकाबला ही नहीं। मैं ऊपर से कोई शहर ना देख ले। ना, वो तो वो जो तोहफा दिया है रोड्स का। आप किसी भी हाईवे पे चले जाए, पंजाब पहले हम 6 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में पंजाब पहुंच जाते हैं। जबरदस्त रोड से खुश हैं आप? इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, बस रोड्स तो रोड्स। और देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर जाता है। हाँ, और गडकरी जी ने वो कर दिखाया, वो करके दिखाया। बाकी जब से गवर्नमेंट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार ने जो जीएसटी लाए, हम जीएसटी से ही बहुत खुश हैं। अच्छा, लोग विरोध कर रहे थे, आप खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। कोई टेंशन नहीं है, गलत काम नहीं करना, कोई 2 नंबर का काम नहीं करना। बिल पे माल आएगा, बिल पे माल जाएगा, कुछ भी नहीं है। कोई आओ, कोई इंस्पेक्टर आओ, कोई परेशानी नहीं है हमको। नहीं, आपके पास हम बहुत खुश हैं। एक बटन पे सारी जानकारी। हम बहुत खुश हैं, सब कुछ कंप्यूटर पे है। लेजर मेंटेन, कच्चे लेजर मेंटेन करते, कुछ कभी कंप्यूटर काम नहीं करता। नहीं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किसी टाइम।
जरूरत से ज्यादा खुश है हम तो गवर्नमेंट से, जीएसटी के बारे में। आप क्या सफाई की और इसकी समस्या आप देखते हैं? सफाई गंदगी बहुत ज्यादा है, उसका कारण किसी को भी हम क्या दोषी देंगे, लेकिन कई बार ऐसा सुनते हैं कि लोग, अफसर लोग या मंत्री लोग ये भी बोल देते हैं कि भी पब्लिक अवेयर नहीं है। पब्लिक भी क्या करेगी, पब्लिक डस्टबिन में कूड़ा डाल सकती है ना जी, डस्टबिन से निकाल के ले जाना, उसको बाहर भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, वो तो गवर्नमेंट के लेवल पे होगा ना। अभी अब हमारे यहाँ काफी लोग ये भी कहते हैं, मेरी बात हुई है काफी लोगों से, वो कह रहे हैं कि लोगों को जो कूड़े की गाड़ी आती है उसको 50 रुपए नहीं देना चाहते लोग। देखिए वो तो एक्सेप्शन तो सब जगह होती है, हमारे यहाँ 50 रुपए लेते हैं, हम उनको महीने में 200-250 रुपए दे देते हैं। अच्छा, कभी भी क्या है यार, कूड़ा ज्यादा है, कोई बर्थडे हुआ घर में, कभी कुछ हुआ, 50 रुपए 100 रुपए और दे देते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो 50 रुपए में क्या होता है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक्सेप्शन है, हाँ, ऐसा नहीं है कि सब जगह जनरल प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, जनरल प्रैक्टिस नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये एक पॉजिटिव व्यू पेश करता है। अगर चौकीदार के पैसे भी नहीं देते लोग, क्या चौकीदार रखना बंद कर देंगे क्या? वो लोगों को ना सोसाइटी से बाहर ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारी पॉकेट में 800 लोग रहते हैं तो 600 लोग अगर चौकीदार के पैसे देते हैं, बाकी को कंसिडर ही नहीं करते, यही मानते हैं कि 600 लोग रह रहे हैं, चौकीदार के पैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये रह ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ, वो अपनी जिंदगी जीने दो उनसे, हम उनकी वजह से चौकीदार ना रखेंगे, वो पैसे नहीं दे रहे, हम भी चौकीदार रखते नहीं है, हमारे 100 रुपए की जगह हमें 150 रुपए कॉस्ट कर देगा, यही तो होगा ना। सेफ्टी तो है ना जी, चौकीदार रखना तो है, ठीक बात है, चौकीदार तो होना ही चाहिए। और सब देश का चौकीदार उसके काम से कैसे प्रभावित? वो तो एक्सीलेंट रियल एक्सीलेंट। लोग कह देंगे कि भाजपा के पदाधिकारी हैं अमर बंसल जी। नहीं, ऐसा नहीं है, पर अपन तो ये कहते हैं मोदी साहब ने हमारे देश की पहचान, हमारे भारत की पहचान जो विदेशों में बनाई है। अभी आप यूएस का भी देखेंगे, 2 दिन पहले का भी देखेंगे, तो छाए हुए मोदी साहब, ऐसा थोड़ी है, डंका तो बज ही रहा है उनका। और सर वो दिन याद आता है कि जब फरीदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर बोलते थे तो इंडस्ट्रियल हब होता था, आज वहां पे हम पीछे गए हैं, काफी पीछे है जी। फरीदाबाद में कोई भी मदर यूनिट नहीं है, जो मैनचेस्टर बोलते थे, सब लोग बताते थे, फरीदाबाद के मैप में कहीं भी, देश के मैप में कहीं भी फरीदाबाद का नाम आता था कि ये फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल हब है, बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है ना। वो सब तो नहीं है। 40 साल पहले जब हम आए थे, किसी भी वर्कशॉप में चले जाते थे, क्या काम, एक लेथ मशीन लगी है, क्या काम कर रहे हैं, एस्कॉर्ट्स का काम कर रहे हैं। किसी कहीं भी चले जाओ, एस्कॉर्ट्स का काम हो रहा है। आज के दिन कुछ नहीं है। हाँ, फरीदाबाद छोड़ के कोई गाँव में अगर आज कहीं जाएंगे तो आपको मारुति का काम सुनने में मिलेगा, लेकिन फरीदाबाद की किसी यूनिट का काम नहीं सुनने में मिलेगा। इसके पीछे कोई बड़ा रीजन अगर आप संक्षिप्त में कहना ये तो जी ऊपर की पॉलिसी, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पॉलिटिकल इश्यूज कह रहे हैं? पॉलिटिकल इशू तो होंगे जी, हम तो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मैं एक बहुत पुराना सवाल है मेरे पास, मैं एक बड़े अखबार में हुआ करता था, तो मैंने केसी लखानी साहब का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी जवानी में नीलम बाटा रोड पर खेला करता था। कभी आपको याद है आपने जवानी के समय में सड़क पे खेले हो? हाँ, हम लोग सड़क पे क्रिकेट खेलते थे पहले, अगर 82-83 में जब हम लोग आए, क्रिकेट जहाँ पार्क में खेलते थे, जहाँ सड़क पे खेलते थे, कटिंग कराने हम लोग 1 नंबर पे जाते थे। 1 नंबर मार्केट में, यहाँ कटिंग वाला नहीं था। अच्छा, यहाँ से हेयर कटिंग वाला नहीं था। यहाँ से 11 सेक्टर में कोई मकान नहीं था, 11 सेक्टर का पगडंडी जिसको पैदल जाने का रास्ता होता था, वहां से साइकिल पे जाते थे। बाटा पे हॉलीडे इन बोलते थे, हॉलीडे इन, बाटा पे हॉलीडे इन पे साइकिल उतरता था, फिर सीधा फाटक होते हुए 1 नंबर में कटिंग कराने जाते थे। तब ये जो आज का हाईवे कितना चौड़ा होता था? वो 2 वे होता था, 1 वे इधर 1 वे इधर, 2 वे होता था ऐसा, केवल 2 लेन का साधारण रोड था। तो अब आप बच्चे खेल सकते हैं सड़क पर? नहीं, अब नहीं खेल सकते। अब तो ट्रैफिक ना, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि पहले पॉपुलेशन उन दिनों मान लीजिए परिवार में, घर में 3 बच्चे या 4 बच्चे होते थे, अब 1 बच्चे या 2 बच्चे में सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं है। बाहर खेल ही नहीं सकते, गाड़ी ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, बच्चे नहीं खेल सकते बाहर। सर, अभी आपने अच्छा याद दिलाया कि मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था
कि दिल्ली की एक रिपोर्ट है कि 15 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि कोई 800 कुछ लोग जो है मिसिंग है। मतलब वो एक उनके पास एक डाटा है कि 54 लोग रोज मिस हुए हैं और उनमें एडल्ट्स हैं, बच्चे तो कम है, एडल्ट्स भी हैं, और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। ये सुना तो मैंने भी है, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सुना तो मैंने भी यही है कि 50-55 लोग डेली मिस हो रहे हैं, वो भी एडल्ट लोग मिस हो रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा र्यूमर होगी, बट कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है और लोग ये भी कह रहे हैं, उनकी आशंका है कि कहीं ये जो मानव अंग है उसके लिए तो नहीं ट्रैफिकिंग हो रही है। ये एक बड़ा मामला है। हो सकता है, लोगों को सेफ्टी से रहना चाहिए, सेफ्टी से रहना चाहिए। और मैंने इस पे मैं इस पे ये और सोच रहा था, जैसे हमारा जो शहर है आज भी हमें इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है लेकिन काफी इंडस्ट्री है। तो जैसे कामकाजी महिलाएं होती है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो होता क्या है कि जैसे घर की कोई महिला है हमारे घर की, और वो घर से कहीं चली जाए, बाजार चले जाए, कहीं सहेली के चली जाए, अगर वो 2 घंटे नहीं आए तो आप उसे खोजने लगेंगे। लेकिन जो कामकाजी महिला है उसे कम से कम आप 12 घंटे उसकी सुध नहीं लेते, क्योंकि उसको 8 से 9 घंटे ड्यूटी करनी है और 2 से 3 घंटे 4 घंटे उसको ट्रेवल में लगता है। और ऐसे में होता क्या है कि अगर उसके साथ उसकी किडनैपिंग हुई है या उसका मिसहैपनिंग हुई है तो इतने में वो शहर पार कर जाता है, स्टेट पार कर जाता है सर। तो इस पे आप किसी लोगों को कहना चाहेंगे कि किस तरह से जागरूक रहें? मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम फरीदाबाद में तो नहीं है इस टाइप की। 8 घंटे लेडीज जैसे फैक्ट्री में ड्यूटी करती है, फैक्ट्री में भी कहीं भी कोई सेफ्टी ना हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। घर से लोग जाते हैं, शहर के लोग तो बहुत कम लोग जॉब करती है। जो बच्चे शहर के बच्चे जो जॉब करते हैं उनके लिए तो कैब लगी हुई है, अपनी गाड़ियों से कम लोग जाते हैं। कैब में सेफ्टी के पूरे इंतजाम होते हैं, घर से पिक एंड ड्रॉप तक का फुल फैसिलिटी होती है। हजारों बच्चे काम करते हैं ऐसे। फिर भी फोन पर कुछ सेफ्टी फीचर्स अगर वो डाल रहे हैं, करते हैं जी, करते हैं। हाँ, वहां से अपने उनके ऑफिस से लेके घर ड्रॉप करने तक वो फोन पे अवेलेबल रहते हैं। चलते हुए फोन करते हैं, फिर ड्रॉप करते हुए फोन करते हैं। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है उसे। रात को लड़कियां 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, ऐसा कभी सुना नहीं है कि फरीदाबाद में इस टाइप की कोई भी सेटिंग। फरीदाबाद हमारा एनसीआर में अपेक्षाकृत शांत शहर है। शांत शहर है, ये तो है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या समय रहा होगा, कौन से साल थे जब आप पंजाब से फरीदाबाद आए? मैं ये जो पंजाब में रॉयट्स हुए थे 84 से पहले, मुझे वही लग रहा था। बट उससे पहले, आप उससे पहले आ गए? उन दिनों कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, आप उस परेशानी में नहीं आए? कुछ नहीं था। हमारा तो विजन ही यही था, क्योंकि वो छोटा कस्बा था। फरीदाबाद में हमारे रिलेटिव लोगों की फैक्ट्रियां थी कि फरीदाबाद जाएंगे, वही जो भी काम धंधा करेंगे, स्टडी करनी है वो फरीदाबाद करेंगे। हमारे भैया और 3 साल पहले आ गए थे। हमारे और परिवार के लोग सब 80 से भी पहले से आए हुए, 80 से लेके अब तक जो भी रहते हैं फरीदाबाद को एक विजन लेके चल रहे थे कि फरीदाबाद में रहना है बस। बहुत सुंदर। और मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपके घर में इंडस्ट्री का माहौल था, आपके घर में लोग उद्यमी थे? हमारे यहाँ तो पंजाब में तो हमारी दुकानें थी, जैसे पेस्टिसाइड की दुकान, राशन की दुकान, ये थी। व्यापार करते थे, व्यापारी करते थे। लेकिन यहाँ जो हमारे रिलेटिव्स थे उनकी इंडस्ट्री थी, तो हमारी सोच बहुत पहले से ही उनके साथ मैच करती थी कि फरीदाबाद जाएंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री में आएंगे। उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई को महत्व दिया? पढ़ाई तो मस्त है जी, आज भी कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, पढ़ाई तो मस्त है। बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप मानिए जो लोग आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, वो 10th पास है या 12th पास है, उनके नीचे कई सीए काम करते हैं, बट उनकी उस टाइम की 10th आज भी पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर है। वो रफ बैलेंस शीट सीए को बना के देते हैं कि बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, सीए फिर उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनाता है, उसको एकदम फॉर्म देते हैं, गाइड वो करते हैं, अपने सीए को गाइड करते हैं। 10th पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सीए को गाइड करता है कि मेरी बैलेंस शीट ऐसे बने। अब तो इसको कह सकते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बिल्कुल, ये तो है सर। मैं अगर इस जगह पर आऊं कि अभी पीछे मेरी आपसे बात हो रही थी, आप कहीं दूसरे स्टेट गए हुए थे
और वहां पर भागवत कथा आप करवा रहे थे और यहाँ से 100-150 लोग जो भी हैं आप कहे थे, उसके बारे में बताइए कैसे क्या प्रोग्राम था और ये पैदा कैसे हुआ ये प्रोग्राम? मैं पिछले करीब 15 साल से अमरनाथ की यात्रा पे रेगुलर जाता था जी। 10 साल 12 साल कंटिन्यू किया, फिर थोड़ा डाइवर्ट हुए, हम लोगों को लगा कि भगवान बद्रीनाथ जी भी जाके आना चाहिए, वो हमारा देवताओं का हेड ऑफिस है ऐसा मानिए, जी। भगवान बद्रीनाथ जी की है। वहां से हमें थोड़ी प्रेरणा ये मिली कि हमें चारों धाम पे कथा करानी चाहिए, चारों धाम कवर करें, जिससे हमारे शहर के लोग या हमारे रिश्तेदार यार दोस्त उनको सबको चारों धाम भी हो जाएगी और कथाएं भी सुनेंगे। और अगर मैं सही हूं तो ये चौथी थी? ये चौथी कथा थी। पहले हमने भगवान बद्रीनाथ जी के द्वार पे करवाई, फिर वैष्णो में को आई, फिर उसके बाद द्वारका जी में, अभी जगन्नाथपुरी करा के आए हैं। फरीदाबाद से करीब 200 से 225 लोग उन कथा में रहते थे रेगुलर, और पूरे अगर देश से हम देखेंगे करीब 20 स्टेटों से या 20 शहर और स्टेटों को मिला के करीब 150 लोग और आते थे, ऐसे 350 लोग वहां कथा सुनने आते तो सर राष्ट्रीय कथा होगी? राष्ट्रीय कथा होगी। इवन अगर हम बोलेंगे तो काठमांडू से भी हमारे मिलने वाले कथा सुनने आते थे, और कथाओं का जो भी हमारा कल्चर था बहुत बढ़िया। कथा जो कथावाचक थे आपने सुना भी होगा, राघवाचार्य जी महाराज, सब जानते हैं स्वामी मैं भी राघवाचार्य। उसी संप्रदाय में दीक्षित हूँ। हाँ, तो वो बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। वो डांस करना, नाचने गाने में विश्वास उनको पसंद नहीं है वो ज्यादा। कहते थे जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन लीजिए बस, बिल्कुल। और उसको धारण कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ये भी कल्चर की कथा होती थी, कहीं किसी को रहने की, खाने पीने की टीम फरीदाबाद से जाती थी, देसी घी का खाना बनता, रोज व्यंजन, रोज ही एक से एक व्यंजन बनता। बेजोड़ कथावाचक हैं और इस तरह के कथावाचक आत्मसात करने लायक मतलब कम है आज के समय में। अभी हमारा जो आगामी जो कार्यक्रम जो अभी हमने सोचा हुआ है, 5वीं कथा जो करवानी है, वो हमने बनारस में और क्रूज के ऊपर कराने का प्रोग्राम है। बनारस के अंदर क्रूज पे? बनारस के अंदर क्रूज में है, वहां पर क्रूज, बड़ा क्रूज है। अच्छा, ऐसी प्लानिंग है, अभी फरवरी पे जाएंगे, उसको फाइनल गंगा जी में चलेगा? कमाल ऐसी कर प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग फेल भी नहीं होती, भगवान का ऐसा साथ मिलता है हम लोगों को, हमें प्लानिंग नहीं फेल होती। नहीं, वो होने वाली भी नहीं है फेल, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का प्रयास जो और रहता है। उन्होंने हमेशा देना ही सीखा है, कोई लेना तो है ही नहीं। अगर कभी आप सुनेंगे सेक्टर 8 का स्वर्ग आश्रम शमशान घाट है, बड़ी बात तो नहीं करते, मुक्ति धाम भी है, सबको कभी ना कभी वहां जाना है। लेकिन आज सेक्टर 8 का स्वर्ग आश्रम देखेंगे तो पूरे फरीदाबाद में सबसे सुंदर स्वर्ग आश्रम, सुंदर है, सुसज्जित है। हाँ, डस्ट फ्री, बिल्कुल। उसके अंदर मिट्टी नहीं है, पूरी इंटरलॉक टाइल है, बड़े बड़े शेड बने हुए हैं। आप डेड बॉडी को जब दाह संस्कार करते हैं और जब आप जाएंगे आपकी फेस को धुआं आता है, ये इतने ऊंचे ऊंचे शेड है, कोई धुएं की चीज नहीं है। चारों तरफ शेड के ग्रेनाइट तक भी लगाया हुआ है हमने, उसमें 2 बड़े बड़े शेड बनाए हैं, 2 गाड़ियां चल रही है डेड बॉडी के लिए, और 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं। बाहर पार्किंग के लिए भी हमने सुविधा बहुत बढ़िया करवा दी है। और मैं खुद खड़े होकर वहां ये काम कराता था, मुझे कोई संकोच नहीं होता था कि स्वर्ग आश्रम है, डेड बॉडियां आ रही है। मतलब मैं तो अगर आपको बताऊं तो आप खुद दंग रह जाएंगे। एक टाइम था जब हमारी गाड़ियों के ऊपर ड्राइवर नहीं होता था, तो हम 4-5 लोगों की टीम थी, हम डेली डेड बॉडी हम खुद पिक एंड ड्रॉप करते थे। अच्छा। डेड बॉडी को घर से लाना और शमशान घाट छोड़ना। एक दिन में मैंने दो डेड बॉडी में खुद भी ट्रांसपोर्ट की। सर बहुत बड़ी बात है। और वो लोग हमारे को देख के ना आंसू भर आते थे, कह रहे यार बंसल जी आप ये काम कर रहे हो, मुझे बता देते, पैर पकड़ लेते थे हमारी, इतना हम लोग भी रो पड़ते थे। सर ये मतलब आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। और मैं बोलूँ आपकी बात को तस्दीक, क्योंकि कैमरे पर है। इसी हफ्ते मैं किसी कारण से वहां गया था, हमारे गुरु भाई का देहांत हुआ था, और मैं वहाँ आधा पौना घंटे रहा था। तो मैं सच बता रहा हूँ, एंट्री के बाद हम जहाँ खड़े थे, तो अगर कोई बताए नहीं आपको कि ये मुक्तिधाम है, तो पता नहीं पड़ता है कि ये मुक्तिधाम है। मैं ये शब्द दे सकता हूँ इस बात को, एकदम नीट एंड क्लीन। और ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ खड़े हैं, लग रहा था किसी आश्रम का हिस्सा है। वो तो बाकी तो वहां के लोगों की जो टीम है ना जी,
जो वहाँ की कमेटी है उनकी ड्यूटी बनती है साफ सफाई रखी है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कमी छोड़ी हुई, बहुत साफ था, बहुत साफ। बहुत बिल्कुल चैरिटी के हिसाब से चला रहे हैं, लोगों का भला हो, लोगों को फैसिलिटी मिले, उस तरीके से हम लोगों ने ये काम किया। और आपने ये जहाँ आप रहते हैं यहाँ के सेक्टर 8 के एक मंदिर में भी आप लंबे समय सेवा में रहे हैं। मैं उसमें भी करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ मंदिर का एक कमरा था जो 10 बाई 10 का कमरा था, उसकी चारों दीवारें टूटी हुई थी और छत तो कहाँ होनी है जब दीवारें टूटी हुई थी। आज वो करीब 10,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है और उसमें 500 से 800 लोग एट ए टाइम बैठ सकते हैं, कोई प्रोग्राम हो या कोई रस्म पगड़ी हो, कैसा भी हो। मंदिर बहुत बढ़िया भव्य मंदिर है, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो संगमरमर बोलते हैं, जिसको पहले ताजमहल पे बोलते थे संगमर, उसमें हमने संगमरमर लगाया हुआ है, कढ़ाई वाला निकाशी वाला पत्थर लगाया हुआ है, जो मकराना से हम स्वयं जाके लेके आते थे। 2800 रुपए स्क्वायर फीट, 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट का निकाशी वाला काम वहां से हम करवा के लाए। आपने तो ताजमहल ही बना दिया सर। पर बहुत सुंदर है, रख रखाव करना हम कमेटी के हाथ में है, हम लोग तो करके थोड़ा पीछे हट जाते हैं, बाकी संभालो। आप प्रधान भी रहे हैं उसके? मैं 10 साल प्रधान रहा। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने जितना भी ज्यादा हम दे सकते थे, हम उस मंदिर में हमारा योगदान रहता ही था हमेशा। अब मैं जो बात शुरू में पूछना चाहता था वो पोल्यूशन से शुरू हुई बात, लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी भावना है, ये जो भाव है आपका, ये जैसे होता है कई बार कि परिवार में होता है इस तरह से, वहां से सीखा आपने, या आपको कोई ऐसी चीज थी आप इसमें बढ़ते चले गए समाज की सेवा में? हमारा पूरा परिवार ना जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा हुआ है, जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है। हमेशा ही साल में एक दिन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने कहीं से कुछ खाने को मिला होगा, हमेशा देना ही देना है। हमारे बाबूजी में हम लोग, मेरे पापा बहुत पहले पंजाब में भी शाखाओं में सुबह से ही उठ के 5 बजे से उठ के लोगों को जगाना और शाखा ले जाना। मेरे तो वो टाइम भी याद है जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे बाबूजी को ही पकड़ के ले गए थे पुलिस वाले। अच्छा। दुकान से उठा के ले गए थे। फिर जब इमरजेंसी खुली उस दिन सुबह हमने शाखा लगाई है पंजाब में, क्योंकि पहले शाखाएं गुरुद्वारे और स्कूलों में लगती थी, हमारी शाखा गुरुद्वारे में लगती थी। जिस दिन इमरजेंसी खुली है उस दिन हमने सुबह शाखा लगाई है, मुझे वो टाइम भी याद है। मैंने शाखा के जो कैंप होते हैं RSS के, सभी कैंप भी अटेंड किए और सभी पदों पे भी रहा हूँ फरीदाबाद में। अभी मैं भारतीय विकास परिषद RSS का ही विंग है, बिल्कुल, उसका एक ब्रांच का अध्यक्ष भी हूँ, पहले स्टेट का कैशियर भी रहा। तो हमारी ब्रांच भारतीय विकास परिषद संस्कार शाखा है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो मुक्ति धाम है वो भी उसी के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग, और चैरिटी के काम कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर है, छोटा स्कूल चला रहे हैं, नीबिया मुक्त भारत का अभियान चल रहा है, उसमें लेडीज के लिए, बच्चियों लड़कियों के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन, चना, गुड़, ये सब हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। उसके अलावा आपने सुना भी होगा एक हमारी यह बद्री विशाल रसोई, बिल्कुल ये बद्री विशाल से ही हमें प्रेरणा मिली, सब जानते हैं। हमने वो रसोई चलाई हुई है, 10 रुपए में थाली देते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम गर्म गर्म ताजा खाना मिलेगा। उसमें 2 चपाती, चावल, दाल, सब्जी, अचार, और कभी कभी हफ्ते में 1 दिन मीठा भी देते हैं। हमने उस पर स्टोरी की है पहले। हाँ, 500, 700, 800 आदमी, 1000 आदमी खाना खा लेता है उसमें। जयबद्री विशाल जो रसोई है उस ट्रस्ट का भी मैं अध्यक्ष हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बिना अध्यक्ष की काम नहीं करता, मैं तो वो इत्तेफाक है, हो सकता है ऐसा सोचते हैं जो काम करने वाले हैं उनको पोस्ट दे दें। हमारा सर्कल बहुत बढ़िया है, हमारे नाम से पैसा मिलता है संस्था को चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी तब मिलता है क्योंकि हम भी देते हैं। जी। अगर हम नहीं देंगे तो हमें भी कोई नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो रसोई सोचा था 500 थाली से चलाएंगे, जिस दिन शुरू करी 6 नवंबर 2 साल पहले, 6 नवंबर 2023 की बात है, और 300 थाली से शुरू हुई, 500 थाली का टारगेट था। मंगलवार जैसे कल मेरी ड्यूटी थी, 932 थाली हमारी हुई है। मैं ठीक कह रहा हूँ कि 1000 तक पहुँचती है। ठीक बात है, सब लोगों का योगदान है। फिर मैं देखता हूँ वहाँ पर जो भी लोग होते हैं तो वो खाना सर्व करते हैं, उनको बड़ा आत्मीयता मैंने देखी है लोगों के, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। 2 घंटे में 900 साढ़े 900 थाली है, पौने 2 घंटे में थाली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर आप स्वच्छता देखिए तो वहां देखिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक एक बर्तन 3 बार धुलता है, ऐसा नहीं है कि धुआ और दे दिया, 3 बार धुलता है उसका। अंदर भी नीट एंड क्लीन, एयर कंडीशन रसोई है, बड़े ऊपर खाने के लिए टेबल लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टील के बर्तन लगे हुए हैं, कोई भी डिस्पोजेबल चीज भी नहीं यूज करते। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी का गिलास तक भी डिस्पोजेबल नहीं, कोई भी हाँ, चीज, स्टील के सारे बर्तन। सब टोटल स्टील के बर्तन है। सर मैं जैसे अभी समय बदल रहा है, चेंज हो रहा है, शायद 2 बेटे हैं आपके? हाँ, 2 बेटे कह दीजिए, एक बड़े भाई साहब वाला बेटा, एक मेरा बेटा। हाँ, हमारे 2 भाइयों के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? 3 बेटियां, 1 बेटा, 2 बेटे हैं। 4 बच्चों की मैरिज हो चुकी है। मेरा एक छोटा बेटा है, वो मैरिजेबल है, वो 1-2 साल में जैसा भी समय आएगा उसकी शादी करेंगे। शादी तो हम ही करवाएंगे उसकी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये जो नई जनरेशन है सर, इनको भी लगाते हैं आप अपने साथ सेवा में? मेरे साथ ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं, काम में भी? काम में भी साथ रहते हैं, जब भी इनकी ड्यूटी लगा देते हैं, मंदिर में भी ड्यूटी करते हैं, रसोई में भी ड्यूटी करते हैं। मेरे दामाद जी हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं। अरे वाह, सब जगह सेवा करते हैं। और सेवा की बड़ी बात तो नहीं मैं बोलूंगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल। मैं करीब 89 टाइम्स पिछले 35 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। 89 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर चुका इट्स अ हूँ। ह्यूज नंबर सर। मेरी मिसेज करीब 35 टाइम्स दे चुकी है। बेटा दूसरा बड़े वाला बेटा, भाभी जी, भाई साहब, मेरी बिटिया और मेरे दामाद, सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं। जिन के वो उस लेवल पे आते हैं, वो सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं, रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। आपका परिवार मतलब उन लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन सकता है जो लोग ब्लड डोनेट करने में आज भी हेजिटेट होते हैं। हालांकि फरीदाबाद, मैं पिछले दिनों बात कर रहा था आपकी ब्लड बैंक के अध्यक्ष से, वो कह रहे हैं कि पूरा फरीदाबाद पूरे हरियाणा में नंबर 1 है। नंबर 1 है, हकीकत है, बिल्कुल सच बात है। और इसके लिए हम थैंक्स करते हैं रोटरी ब्लड बैंक का। रोटरी ब्लड बैंक वालों का जो कंट्रीब्यूशन है, आउटस्टैंडिंग। तो आप लोग सुन रहे थे, और ये बात इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है कि जब मैं कहता हूं कि आप सुन रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी, जो है भारत की बिंदी, बहुत सारे तमाम सारे साक्षात्कारों के बीच में अमर बंसल जी को जब आप सुनेंगे तो आपको एक सुकून सा महसूस होगा। इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ। आपको कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप मुझसे कमेंट या इनबॉक्स करके भी अपनी राय दे सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत। थैंक यू सर।